हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं ठीक होंगे। और आज की हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साई एजुकेशन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पुलिस कांस्टेबल फ्री टेस्ट एनालिसिस सेक्शन ए टॉपिक के साथ इस क्लास को हम कवर करेंगे। और जिन्होंने भी प्लेटफॉर्म पर आकर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। साई एजुकेशन अकेडमी का एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप पर फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट एनालिसिस है, इसमें हम सेक्शन ए कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं ध्यान से और समझते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, या हम कहें पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ओके, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन ये हो सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे। यहां पर अगर हम बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा की, तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ताकि संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है, कार्य का संचालन है, वो सही तरीके से किया जा सके। और इनको चुनने का आधार था वरिष्ठता। ओके, क्योंकि संविधान सभा में काफी वरिष्ठ एक सदस्य थे, इसलिए संविधान सभा ने क्या किया, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर इनको चुना। ऑप्शन ए की अगर हम बात कर लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो स्थायी अध्यक्ष थे और इनकी नियुक्ति जो हुई थी वो 11 दिसंबर, ओके 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन के बाद स्थायी अध्यक्ष के तौर पर, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के तौर पर इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है? ओके, ब्लू माउंटेन को हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत, और ये किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आप सोच कर बताइए क्या आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु इज राइट आंसर, क्योंकि ब्लू माउंटेन तमिलनाडु राज्य में ज्यादा है। ओके, यानी कि अगर हम बात करते हैं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में ब्लू माउंटेन का हिस्सा ज्यादा है। हालांकि केरल और कर्नाटक में भी पाया जाता है, उसकी अवस्थिति है, लेकिन तमिलनाडु में बहुत ज्यादा। लोकेशन के बेस पर भी अगर चाहें तो आप समझ सकते हैं, मैपिंग का क्वेश्चन है ये। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, ये केरल कर्नाटक का हिस्सा हो गया, अगर नीचे की तरफ देखेंगे तमिलनाडु का हिस्सा हो गया, और इधर अगर हम बात करते हैं केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो ब्लू माउंटेन की जो स्थिति है वो ये है, और तमिलनाडु में ज्यादा है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो सकता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? ठीक है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? हालांकि हमारे जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और आयरलैंड के बहुत सारे प्रावधानों को शामिल किया गया है, लेकिन सबसे अधिक कौन से देश के प्रावधान है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस एंड डी आयरलैंड। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से बहुत अधिक सिद्धांत या कहें प्रावधानों को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में, जैसे कि विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अगर हम बात करते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है, प्रावधान है, वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में सर्वप्रथम लागू हुई? ठीक है, पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में सर्वप्रथम लागू हुई? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो
पंचायती राज प्रणाली के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा आप, और सर्वप्रथम, ठीक है, ये कीवर्ड है, सर्वप्रथम लागू होने की बात है। हालांकि आज के दौर में सभी राज्यों में पंचायती राज प्रणाली देखने को मिलती है, 2 स्तरीय या 3 स्तरीय, लेकिन सबसे पहले जो लागू हुई थी, इसका राइट आंसर है ए, राजस्थान में। और कब हुई थी? वो हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान के कौन से जिले में हुई थी? नागौर जिले में, ठीक है, नागौर जिला राजस्थान का है, उसमें सर्वप्रथम लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बाद में हुई थी, बिहार एंड गुजरात इसके राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, और 5 का आंसर क्या होगा? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ऑप्शन ए, हावड़ा ब्रिज, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन सी, बोगी बील ब्रिज, एंड डी, बांद्रा वर्ली सीलिंग। स्टूडेंट ध्यान रखना है, चारों के चारों ऑप्शंस कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि हावड़ा ब्रिज भी नदी पुल है, महात्मा गांधी सेतु भी नदी पुल है, एंड बोगी बील ब्रिज भी नदी पुल है। इसमें जो कंफ्यूजन हो सकता है वो बी एंड सी में हो सकता है, ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बोगी बील ब्रिज। है कहाँ? इंपॉर्टेंट बात है, ये असम में है, ठीक है, ये असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर स्थित है, ठीक है। वर्तमान समय में ये सबसे लंबा बोगी बील ब्रिज है, और इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं, जो लंबाई है, इसकी लेंथ है, वो लगभग 5 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग, यानी कि अगर हम बात करते हैं ओवरऑल 5 किलोमीटर, 4.92 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। महात्मा गांधी सेतु पहले था भारत का सबसे लंबा नदी पुल, लेकिन वर्तमान में बोगीबील ब्रिज ही सबसे लंबा नदी पुल है। बांद्रा वर्ली सी लिंक की बात करें तो ये देखिए, इसको एकदम एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सी लिंक है, यानी कि समुद्र पर बनाया गया एक पुल है, न कि नदी पुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या हो सकता है, इसका समझिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की जगह, ठीक है, योजना आयोग के बारे में जानते हैं आप सब लोग। योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली, यानी कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसने योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया? तो ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी योजना परिषद, एंड डी आर्थिक परिषद। क्या राइट आंसर हो सकता है? देखिए, योजना आयोग को समाप्त किया गया था 1 जनवरी, अगर मैं बात करता हूं यहां पर 1950 को, ठीक है, सॉरी 1 जनवरी 1900, यहाँ पर अगर मैं देखूं 2015 को, ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको जो है कट कर सकते हैं, ठीक है, 2015 की बात है। तो इसकी जगह किसने ली थी? इसकी जगह ली है नीति आयोग ने, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? योजनाओं का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना, ठीक है, किस तरीके से कैसी कैसी नीतियां बनाई जाएं। तो ये एक परामर्श संस्था है, यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं और इस तरीके से नीतियों पर परामर्श किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7वां क्वेश्चन नंबर देखिए, 7वां, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार, ओके, इंपॉर्टेंट बात है ये। छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, सी मालवा का पठार है, डी बुंदेलखंड का पठार। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, नागपुर का पठार भी है, मालवा एंड बुंदेलखंड कंफ्यूज कर सकता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और दक्कन का पठार ही भारत का सबसे बड़ा पठार है। इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना है कि भारत का या विश्व का पूछ रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कीवर्ड्स पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। अगर हम बात करते हैं मैपिंग की, मैपिंग के क्वेश्चन में मैप पर जरूर लोकेशन को देखना है। तो देखिए, ये क्या है, भारत का हम मैप बना लेते हैं इस तरीके से, रफली मैप। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, पश्चिमी घाट है, ये क्या है, पूर्वी घाट है, और पश्चिमी घाट एंड पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है दक्कन का पठार। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, दक्कन का पठार इज राइट आंसर। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। देखिए, फिर से क्वेश्चन ऐसा आ गया, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक है, ये फैक्ट्स को याद रखना है। सबसे ऊंची नदी, सॉरी, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो भी वनडे एग्जाम की तरह ही है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए केटू, बी नंदा देवी, सी कंचनजंगा, एंड माउंट एवरेस्ट। देखिए, सबसे भारत की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पर कीवर्ड है भारत। केटू की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत ऊंची चोटी है, अगर इन सब में देखें तो काफी ऊंची चोटी है, लेकिन भारत के नहीं। क्यों? क्योंकि ये POK जो
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका हिस्सा है, इसलिए इसको भारत में नहीं गिना जाएगा। लेकिन नंदा देवी की अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में है, लेकिन सबसे ऊंची नहीं है, हालांकि ऊंची है लेकिन सबसे ऊंची चोटी नहीं है। कंचनजंगा जो है वो भारत में है, सिक्किम में है और सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है। अगर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की तो ये नेपाल में है, इसलिए हम इसको भारत की नहीं बोल सकते। तो 8 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं और यहाँ समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद पर विशेष ध्यान रखना है पॉलिटिकल साइंस में। कौन सा अनुच्छेद समानता यानी कि राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार देता है। ऑप्शन ए, अगर हम बात करते हैं 12, बी 14 एंड सी 19 एंड 21, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि 14। तो आर्टिकल 14 क्या है, वो समानता का अधिकार देता है। अगर हम बात करते हैं 12 की, तो वो क्या है। देखिए, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ प्रावधान है। और अगर बात करते हैं 19 की, तो ये एक तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का। और अगर बात करते हैं 21 की, तो ये जीवन का अधिकार है, ठीक है, राइट टू लाइफ का। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, बंदरगाह क्या होता है, जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े जलयान जो है आकर रुकते हैं, वो बंदरगाह कहलाता है, उसको बंदरगाह कहते हैं उसको। और क्या है सबसे बड़ा बंदरगाह। अगर हम बात करते हैं कोचीन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई एंड डी विशाखापत्तनम। तो कौन सा बंदरगाह है, ये सब बंदरगाह है, कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है, क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आप भी जवाब दे सकते हैं इसका। देखिए, कोचीन भारत का बड़ा बंदरगाह है, बड़े बंदरगाहों में गिना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं, ठीक है। मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई ही भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और व्यस्तम बंदरगाह है, काफी बिजी रहता है, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भारत का एकमात्र, ध्यान रखना, एकमात्र, एक, सबसे ऊंचा, इस तरीके के जब कीवर्ड्स आए तो उस पर विशेष ध्यान देना। तो क्या है यहाँ पर, देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है, और कहाँ स्थित है। अगर हम बात करते हैं कहाँ स्थित है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय का मतलब है समय समय पर इसमें उद्गार होता है, उसे सक्रिय बोलते हैं, और एकमात्र का मतलब है इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी असम एंड डी केरल। तो क्या राइट आंसर हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। देखिए, अंडमान निकोबार एक ऐसी जगह है जहां पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और अंडमान निकोबार की अगर लोकेशन को आप देखें तो यहाँ पर इस तरीके से, फिर भारत का मैप को आप रफ कर लीजिए, और यहाँ पर आपका श्रीलंका है, और नीचे की तरफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आइलैंड है, और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है एक जगह है वायरन आइलैंड, ओके। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए, भीमबेटका, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, फेमस जगह है ये, मंदिर के लिए, गुफा चित्र के लिए, किला के लिए एंड स्तूप के लिए। तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से आप लगा सकते हैं कौन सा आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गुफा चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफा चित्र के लिए। अगर हम बात करते हैं मंदिर की, तो मंदिर के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध नहीं है। क्यों, क्योंकि मंदिर जो है वो गुप्त काल में स्थापित हुए हैं, और गुफा चित्र बहुत पहले, अगर हम बात करते हैं बहुत पहले, पैलियोलिथिक जो एज है उस समय ये जो है भीमबेटका में गुफा चित्र बनाए गए थे, और किला से इसका कोई संबंध नहीं है, राजतंत्र जब आया था तब किला बनाए गए हैं। एंड स्तूप की बात करते हैं तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, और बौद्ध धर्म जो है 500 BC 600 BC की बात है, ठीक है। तो उस समय स्तूप उसके बाद बनना शुरू हुए हैं, अशोक के समय में स्तूप बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, और यहाँ समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है। पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए भाग 1, बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 एंड डी भाग 4। तो राइट आंसर है इसका भाग ए, ठीक है। और संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है भाग 1, और इसमें अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद की, तो 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। भाग 2 की अगर हम बात करते हैं तो 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद शामिल हैं, ये नागरिकता से रिलेटेड हो गया। और भाग 3 की अगर हम बात करते हैं तो 12 से लेकर 35
तक इसमें अनुच्छेद शामिल है। अगर भाग 4 की बात करते हैं तो ये 36 से लेकर 51 डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ भाग है। तो भाग ए क्या है? संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है, इलेक्शन की बात है, इलेक्शन किस पद्धति से हुआ है? प्रत्यक्ष चुनाव, मनोनयन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एंड साधारण बहुमत। ऑप्शन मिलते जुलते हैं, ये सब चुनाव की प्रोसेस है। ओके, तो इसको समझिए। प्रत्यक्ष चुनाव, जैसे कि अगर हम बात करते हैं विधायकी का इलेक्शन होता है, एमएलए चुने जाते हैं तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एमपी भी चुने जाते हैं प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो ऑप्शन ए नहीं है। मनोनयन की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में जैसे पहले मनोनीत करते थे उससे रिलेटेड है बात। आनुपातिक प्रतिनिधित्व इज राइट आंसर। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। बहुत ही थोड़ी सी जटिल ये पद्धति है, ठीक है। इसको क्लास में समझेंगे, पॉलिटिकल साइंस की जब क्लास होगी तो एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन 14 कवर कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी अगर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप सा एजुकेशन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत सारे टेस्ट वहां पर आपको एकदम फ्री प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सा एजुकेशन अकेडमी का जो ऐप है, ठीक है, अगर आप यूट्यूब पर क्लासेस को देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो वहां पर ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिखाई दे जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या आप जो है शाह इस तरीके से गूगल प्ले स्टोर पर लिख सकते हैं शाह एजू, ओके, अकेडमी, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और एकदम फ्री टेस्ट को वहां अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी रैंक डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ आपकी रैंक क्या है स्टूडेंट्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इल्बर्ट विल विवाद, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। इल्बर्ट विल विवाद बेलेजली के समय, कर्जन के समय, ऑप्शन सी रिपन के समय एंड डलहौजी के समय। तो क्या राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डलहौजी, ठीक है। डलहौजी के समय क्या हुआ है? इल्बर्ट बिल विवाद है। ये क्या था एक्चुअली, इसको समझिए थोड़ा सा। इल्बर्ट बिल विवाद एक तरीके से डलहौजी के समय में लाया गया बिल था, इल्बर्ट बिल, और इस बिल में एक प्रावधान था जिसके तहत भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश नागरिकों की भी सुनवाई कर सकते हैं, मतलब उनका मुकदमा जो है सुन सकते हैं। तो ऐसे में जो ब्रिटिश नागरिक थे या ब्रिटिश अधिकारी थे जो भारत में थे, उन्होंने इस पर इसका विरोध किया था और ये विवाद सामने आया और बाद में क्या हुआ है, इल्बर्ट बिल को वापस कर लिया गया था, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय की बात है ये। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में क्या है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, रानीगंज, बोकारो एंड तालचर। तो राइट आंसर क्या है इसका? ए, बी, सी एंड डी में बताइए आप। ऑप्शन नंबर बी, रानीगंज, ठीक है। रानीगंज कहां पर है? यह है वेस्ट बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में है और इसका राइट आंसर रानीगंज है। और ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है। झरिया भी कोयला क्षेत्र है, बोकारो भी है, तालचर भी कोयला क्षेत्र है। तालचर उड़ीसा में है, बोकारो झारखंड में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो रानीगंज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? देखिए इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी आप समझना है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ऐसा कौन सा है? ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी 124, ऑप्शन सी 143 एंड डी 72। तो राइट आंसर क्या है आप सोच सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि 123 ही इसका सही जवाब है, क्योंकि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 देता है। अगर हम बात करते हैं अध्यादेश की, तो अध्यादेश क्या होता है इसको समझिए। देखिए जब संसद है, संसद का सत्र नहीं चलता है तो उस समय कोई जरूरी कानून बनाना जब होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास करता है, यानी कि अध्यादेश जारी करता है और उस कानून को संसद के कानून के समान ही माना जाता है। लेकिन शर्त यह है कि संसद का सत्र नहीं चलता होता है, तभी ये कानून राष्ट्रपति
पारित कर सकता है। ओके, राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति के पास ये क्या है, विशेष शक्ति है। तो संसद के सत्र का मतलब होता है अगर लोकसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा है या राज्यसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये राइट आंसर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर एकदम फैक्ट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको समझिए। बेंगलुरु को, कोयम्बटूर को, चेन्नई को, मदुरई को। जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज की जो बुक्स होती हैं उसमें भी मिल जाएगा क्वेश्चन। तो कोयम्बटूर इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 19, अशोक के शिलालेख मुख्यतः, अगर हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में है? अशोक के शिलालेख आपको मुख्यतः किस भाषा में? देखिए, अशोक के शिलालेख ऑप्शन है संस्कृत में, पाली में, प्राकृत भाषा में एंड ब्राह्मी में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अशोक की शिलालेख लगभग सभी भाषाओं में देखने को मिल जाएंगे जो भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन जो कीवर्ड्स है वो ये है कि मुख्यतः किस भाषा में मिलता है, यानी कि मेनली की बात हो रही है। तो संस्कृत में कुछ अशोक के शिलालेख मिलते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। पाली भाषा में भी कुछ मिलते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं। प्राकृत की अगर हम बात करते हैं तो अशोक की जो शिलालेख है वो ज्यादातर प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर है। ब्राह्मी में मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। शिलालेख की अगर हम बात करते हैं, शिलालेख का मतलब होता है कि पत्थर या चट्टानों पर या दीवारों पर जो कुछ भी लिख देते हैं तो वो शिलालेख होता है। ठीक है, इस तरीके से स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्या है, देखते हैं, समझते हैं इसको। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? हिस्ट्री क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्लास में कवर करेंगे। लेकिन अब ये समझते हैं कि भारत कब आया। ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1945 में, 1946 एंड 1947। क्या इसका ऑप्शन हो सकता है? राइट आंसर क्या है? देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय ये बड़ा आंदोलन था। 1945 की अगर हम बात करते हैं तो विश्व युद्ध का समाप्ति का समय था ये। 1946 की बात करें तो विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना और अगर हम बात करते हैं सत्ता हस्तांतरण की बात को रखना। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संविधान का संरक्षक। देखिए, संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? तो अगर हम बात करते हैं संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को एंड संसद को। तो क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रमुख। ठीक है, राज्य मतलब देश का प्रमुख, संविधान के अंदर देश के लिए राज्य कहा गया है। प्रधानमंत्री संविधान का संरक्षक भी होता है, वो सरकार का प्रमुख होता है। अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय जो राइट आंसर है, क्योंकि वही संविधान का संरक्षक है। ठीक है, संविधान में कोई फेरबदल ना करे, किसी तरीके से उसके प्रावधानों के साथ छेड़खानी ज्यादा ना करे, तो वो सर्वोच्च न्यायालय ही देखता है। एंड संसद नहीं, संसद क्या करती है? कानून बनाती है, कानून बनाने की संस्था है। अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, एशियाई शेर के लिए, हाथी के लिए एंड गेंडा के लिए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड वनडे एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो बाघ, एशियाई शेर, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं बाघ की तो बाघ जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाएगा, आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाएगा और अगर हम बात करते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाएगा, लेकिन गिर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ देखने को नहीं मिलते। अगर बात करते हैं एशियाई शेर की तो एशियाई शेर के लिए एकमात्र गिर राष्ट्रीय उद्यान ही आवास है। ठीक है, तो एशियाई शेर अगर पूरे भारत में कहीं मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या है? एक तरीके से एशियाई शेर। हाथी केरल कर्नाटक क्षेत्र में ज्यादा मिलते हैं। गैंडा की अगर हम बात करते हैं तो ये असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे क्षेत्रों में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1995 में एंड ऑप्शन डी 2000 में। तो इसका जो राइट आंसर है 1993 है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर देते रहें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अगर आंसर तक पहुंचना है आपको तो थोड़ी सी बात ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, तो उसी एक्ट के तहत क्या हुआ है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 24 क्या है, देखिए इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान
का प्रावधान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? ऑप्शन ए 356 में, बी 360 में, 368 में, 370 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? अनुच्छेद पर विशेष ध्यान देना है पढ़ाई करते समय। तो ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है, अनुच्छेद से संबंधित। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368। क्यों? क्योंकि 356 आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति एक तरीके से आपातकाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 352 की अगर हम बात करते हैं वो भी आपातकाल से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति शासन जो है 356 एंड 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 360 मौलिक जो अधिकार होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और 368 की अगर हम बात करते हैं तो यही राइट आंसर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। हालांकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दो तरीके से हो सकती है, साधारण बहुमत के माध्यम से एंड विशेष बहुमत के माध्यम से। और अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ प्रावधान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 368। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में है। कभी कभी आपको मूल अधिकार भी लिखा हुआ होगा, कभी आपको मौलिक अधिकार भी लिखा हुआ होगा, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों का इंग्लिश वर्जन है फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन मतलब सस्पेंशन, ठीक है। कुछ समय के लिए उसको जो है सस्पेंड कर सकते हैं, हम अपने अधिकारों को की मांग नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 352 में, अभी मैंने बताया 352 किससे जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 359 में, 360 एंड 361। तो राइट आंसर अनुच्छेद 359 इज राइट आंसर, ठीक है। हालांकि 360 भी मौलिक अधिकारों से ही जुड़ा हुआ है, उसकी चर्चा हम क्लास में करेंगे। भारत का सबसे गहरा भूभाग गहरी घाटी किस नदी से बना है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे गहरा भूभाग गहरी घाटी, गहरा भूभाग का मतलब क्या है? गहरी घाटी, इसमें लिख भी दिया गया है इस तरीके से, अगर आप इसको समझना चाहें तो किससे जुड़ा हुआ है ये? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा एंड डी ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी घाटी भी कहते हैं और ये भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है और इसका दूसरा नाम है हिमपुत्र, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं लोकेशन की तो ये कहाँ मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश को इस तरीके से आप लोकेट कर सकते हैं, ओके, इस तरीके से। तो ये नदी कहाँ से आती है? तिब्बत के पठार से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, असम से होती है बांग्लादेश एंड हिंद महासागर में या वो गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। देखिए भारत का, ठीक है, भारत का समझते हैं, भारत के बारे में चर्चा हो रही है। यूपी का एग्जाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो भारत से ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, हालांकि यूपीसी बनेंगे, ठीक है, यूपी का सेशन हम अलग लेंगे। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसको समझिएगा, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? देखिए सुंदरवन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी पंचमढ़ी एंड ऑप्शन डी कच्छ। तो सुंदरवन, नीलगिरी, पंचमढ़ी, कच्छ ये सभी के सभी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है कच्छ, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? सबसे बड़ा, तो कच्छ ही राइट आंसर। ओके, कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात की लोकेशन अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो कच्छ का क्षेत्र। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार का मतलब होता है संविधान के प्रावधानों से रिलेटेड जो सलाह दे उसे बोलते हैं संवैधानिक सलाहकार। और संविधान सभा जिसने संविधान को बनाया है तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए, बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बी एन राव एंड डी जवाहरलाल नेहरू। क्या आंसर हो सकता है इसका? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है के एम मुंशी। के एम मुंशी इज राइट आंसर, क्योंकि के एम मुंशी ही संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा में, ठीक है। इनके मार्गदर्शन में बहुत सारे संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा की गई है, इन्होंने मार्गदर्शन दिया है संविधान सभा को। तो भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा का संविधान के पिता भी कहा जाता है, हालांकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। बी एन राव की बात करते हैं तो ये भी एक सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, ये भी सदस्य थे। और अदर्स जो कमिटीज थी उनके क्या थे? ये मेंबर्स के साथ साथ अध्यक्ष भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? देखिए एजुकेशन अकेडमी का, अंग्रेजों द्वारा भारत में, ध्यान रखना अंग्रेजों द्वारा बात हो रही है, अंग्रेजों द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी हिंदुस्तान टाइम्स एंड डी अमृत बाजार पत्रिका एंड डी केसरी। तो क्या राइट आंसर हो सकता है? सोचिए स्टूडेंट्स। देखिए अंग्रेजों द्वारा, भारतीयों द्वारा नहीं है, इस पर ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन गलत होते हैं।
स्टूडेंट्स हमसे आगे निकल जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हम थोड़े थोड़े कीवर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए दिक्कतें हो जाती हैं। तो बंगाल गजट इज राइट आंसर, क्योंकि बंगाल गजट अंग्रेजों द्वारा भारत में सबसे पहला समाचार पत्र था। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं था, अमृतबाजार पत्रिका बहुत बाद में आई, केसरी बहुत बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, वी जीवी मावलंकर एंड सी एम ए अयंगार एंड बलराम जाखड़। तो देखिए ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल नॉलेज की कोई भी किताब अगर आप उठाकर देख लें तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे आते हैं। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 31 भी कह सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो कौन सा भाग ऐसा है, यानी कि 3, 4, 5, 6। तो संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम बोलते हैं शॉर्ट में डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी बोलते हैं, स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भाग 3 मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स है। भाग 4 जो है इज राइट आंसर, क्योंकि इसी में हमने अभी बताया था 36 से लेकर 51 तक के जो प्रावधान है भाग 4 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में, बी तेलंगाना में, सी आंध्र प्रदेश एंड डी कर्नाटक। देखिए अमरावती से ही आपको हिंट मिल रही है, अमरावती स्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो ये स्तूप भी कहाँ होगा? अमरावती। ओडिशा में कोणार्क मंदिर के लिए फेमस है। अगर हम बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं सूर्य मंदिर, तेलंगाना की अगर बात करते हैं, हैदराबाद का जो क्षेत्र है यहाँ पर चार मीनार के लिए फेमस है। इस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1950 में, ऑप्शन बी 1962 में, 1976 ऑप्शन सी एंड डी 1985। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? सोचिए, कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए। और ये क्लास आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वेबसाइट का लिंक एंड आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हमारी क्लास आने वाली है। सेक्शन ए की क्लास है, सेक्शन बी की क्लास भी हमारी इसके बाद आएगी। देखिए 1950 में संविधान लागू हुआ है, तो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। संशोधन की बात अभी तो हो ही नहीं सकती। 1962 में चीन युद्ध हुआ था, काफी स्थितियां खराब थी, संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था। 1976 की अगर हम बात करते हैं तो ये राइट आंसर है, क्योंकि 1976 में ही इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार, और इस समय 42वां संविधान संशोधन किया गया था। शॉर्ट में लिख देते हैं, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो कब हुआ था? 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। और इस समय क्या हुआ? समाजवादी, जिसे कहते हैं सोशलिस्ट एंड धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सेकुलर शब्दों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? देखिए भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए टास्क है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर आप ध्यान देंगे तो इसको हम मैपिंग के थ्रू भी समझा सकते हैं। इस तरीके से आप मैप कर लीजिए और आपको दिखाना है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, मैंने देखिए आपको हिंट दे दिया है, 6, 7, 8 है, 9। तो ऑप्शन नंबर सी है, 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और आप जानते हैं 23 सही 1/2 अक्षांश। ओके, नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? ध्यान रखना, सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की एंड ऑप्शन डी गुजरात की। तो क्या राइट आंसर हो सकता है? देखिए फैक्ट्स है, तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु की जो तटीय रेखा है वो 1072 किलोमीटर है।